ड्रामे की स्टार्टिंग में वैन अपने बेटे और हस्बैंड से लास्ट बार गुड बाय कहती है। किन सोचता है कि ये तो इसका रोज का ड्रामा है, कौन ऐसे घर छोड़ के जाता है। लेकिन इस बार वैन सीरियस होती है घर छोड़ के जाने के लिए। वो ड्राइवर से कहती है कि एयरपोर्ट चलो। 7 दिन पहले इस रोड पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वैन भी इंजर्ड हो गई थी। वो किन को बार बार कॉल करती है लेकिन किन तो अपनी पहली मोहब्बत को बचाने में बिजी होता है। वो वैन को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में नर्स उससे कहती है कि तुम्हें होश आ गया, फैमिली के साइन हो जाएं, उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तब वैन अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें उसकी फैमिली वालों का एक भी कॉल नहीं होता। वो अपने बेटे को कॉल करती है लेकिन उसका बेटा कॉल नहीं उठाता। वो मैसेज करके बोलता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तब वैन सोचती है कि बस कोई मुझे आकर ले जाए। वो ग्रैंडपा से कहती है कि मैं किन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुमको 1 बिलियन दे दूंगा, प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ। वैन कहती है कि हमने 6 साल का प्रॉमिस किया था, अब टाइम खत्म हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वैन एक ऑर्फनेज में पली बड़ी लड़की थी। पी फैमिली ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। उनका एहसान चुकाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद उसने उनकी कंडीशन मान ली शिन के लिए बच्चा पैदा करने की, ताकि वो अपनी बचपन वाली मोहब्बत रोहान को भूल जाए। रोहान के लिए रेसिंग करने में उसकी टांग तक टूट गई। तब रोहान उसकी हालत देखकर सीधा अब्रॉड भाग गई। उसके बाद किन को बदल गया। तब वैन उसके पास रही, दिन रात उसका ख्याल रखा जैसे कोई पागलों की तरह सच्चा प्यार करता है। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। उसके बाद वैन की उससे शादी भी हो गई। पूरे 6 साल उसने अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन जैसे ही रोहान वापस आई तब उसे समझ आया कि उससे असली मोहब्बत कभी गई ही नहीं थी, वो बस उसे भूलने का ड्रामा कर रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि जिलियन अभी छोटा है, क्या तुम उसे छोड़कर जाओगी। वैन सोचती है कि वो मुझसे ज्यादा रोहान को अपनी मॉम मानता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, डिवोर्स वाली बात तुम खुद किन को बता देना, पासपोर्ट का अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा, लेकिन आने में कम से कम 7 दिन लग जाएंगे। हॉस्पिटल में वो अपने हस्बैंड और बेटे को रोहान के साथ देखकर सोचती है तो अच्छा जो कॉल कभी कनेक्ट नहीं हुए थे, उनके पीछे की सच्चाई इतनी दर्दनाक थी। तब किन उसे देखकर भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद घर आके वैन डिवोर्स के पेपर निकालती है। फ्लैशबैक में किन उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ही प्यार करती हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे शादी से फैमिली प्रेशर की वजह से की थी। अगर आगे तुम डिवोर्स चाहती हो तो बस साइन कर देना, तुम कहीं भी जा सकती हो। प्रेजेंट में वो उन पेपर पे साइन कर देती है। तब जिलियन उससे कहता है कि आपको कोई और काम नहीं होता क्या, रोज रोज मुझे कॉल करती रहती हो। वैन कहती है कि ठीक है, आगे से कॉल नहीं करूंगी। तब किन बोलता है कि वो भी बच्चा है, मैं उसकी आदत ठीक करवा दूंगा। वैन कहती है कि रहने दो। किन सोचता है कि आज इसे क्या हो गया। पहले तो जिलियन चाहे कितने भी रैंडम करे, ये उसे हमेशा पेशेंस से समझाती थी। तब वैन कहती है कि मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, ना मुझे बच्चा चाहिए और ना ही पैसा, मैं 1 हफ्ते के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तभी जिलियन अपने डैड से कहता है कि जल्दी चलो, आंटी वार्ड में अकेली होगी। तब किन वैन से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, मैंने सुना नहीं। वैन कहती है कि कुछ नहीं। तब जिलियन कहता है कि अब चलो भी ना, मैंने आंटी के लिए चिकन सूप बनाया है। इसके बाद वैन की फ्रेंड उससे कहती है क्या तुम सच में वापस आ रही हो, वैसे भी तुम सबसे टैलेंटेड थी, सिर्फ 23 साल की उम्र में तुम प्रोफेसर बन गई थी और अचानक गायब हो गई। वैन कहती है कि रिलैक्स, 6 दिन बाद हम मिलते हैं। तब जिलियन कहता है कि आप किससे बात कर रही थी। वैन कहती है कि बस सोच रही थी कि जो चीजें काम की ना हो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। किन कहता है कि तुम जेलस क्यों हो रही हो, मैं और जिलियन बस इन दिनों हॉस्पिटल में रोहन का ख्याल रख रहे थे क्योंकि वो अकेले में डरती थी। वैन कहती है तो तुम लोग वापस क्यों आ गए उसे अकेला छोड़कर। जिलियन कहता है कि मेरा घर है, मैं घर ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, आजकल का खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, देखो ना मैं कितना पतला हो गया हूँ। वैन सोचती है कि आखिरी खाना होगा जो मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगी। फिर जिलियन कहता है कि मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूँ ताकि आंटी के लिए खुद खाना बना सकूं। वैन सोचती है कि इसे बस अपनी प्यारी आंटी दिखती है, लेकिन ये नहीं दिखता कि उसकी अपनी मॉम एक्सीडेंट में मरती मरती बची थी। मैं 6 साल से इसके लिए खाना बना रही हूँ, पर इसने कभी भी एक बार भी मेरे लिए खाना बनाने का नहीं सोचा। फिर वो कहती है कि आंटी को अपने घर ले आओ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किन बोलता है कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, ना ही कोई बैकग्राउंड है, ना ही कोई काम का एक्सपीरियंस, हमारे बिना तुम कहाँ जाओगी। जिलियन कहता है कि आंटी रोहान को देखो, वो कितनी एजुकेटेड है, मैं बड़ा होकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। वैन सोचती है तो इसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं,
लेकिन इसे पता नहीं है कि इसे पैदा करने से पहले मेरी लाइफ भी बहुत ही ब्राइट थी। रात में किन वैन की आंखों पे हाथ रख के उसके साथ रोमांस करने लगता है। तब वैन उसे धक्का देकर बोलती है कि तुम रुआन का नाम क्यों ले रहे हो। किन कहता है कि ये कोई पहली बार नहीं है, मैंने बहुत पहले ही तुम्हें कह दिया था कि मेरा दिल से उसी का है। वैन सोचती है कि हाँ, फिर हर बार मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हो, मुझसे नजर मिलाने से डरते हो या खुद को धोखा देते हो ताकि तुम्हें लगे कि सामने रुआन खड़ी है। फिर वो उससे कहती है कि आज से मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। इसके बाद जिल्लिन का बर्थडे होता है। सब लोग कहते हैं कि मिस्टर पी हमेशा रुआन के साथ क्यों रहते हैं, जिसे सच पता न हो तो उसे ही उनकी वाइफ समझ लेगा। देखो बेटे की असली माँ तो किसी साइड में बैठी हुई है। सोचो बर्थडे वाले दिन भी उसका हस्बैंड और बेटा किसी और औरत के साथ है। वैन जिल्लिन से कहती है कि तुम्हारे सारे बर्थडे गिफ्ट मैंने पेरेंटिंग में रख दिए हैं, ये उसकी चाबी है। लेकिन जिल्लिन उसे इग्नोर करके रुआन से कहता है कि आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया। तब रुआन उसे स्टोरी बुक देकर बोलती है कि मैंने स्पेशली ये तुम्हारे लिए चूज की थी, लेकिन ये तुम्हारी मॉम के गिफ्ट जितनी एक्सपेंसिव नहीं है। जिल्लिन कहता है कि मुझे बहुत पसंद आई, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। तब वैन सोचती है कि मैंने जिल्लिन के लिए इतने प्यार से गिफ्ट तैयार किए थे, लेकिन उसकी नजर में उसकी कीमत उस कैजुअल खरीदी हुई बुक से कितनी कम निकली। तभी वहाँ केक आ जाता है। जिन्हें विश करता है कि काश मैं, डैड और आंटी एक फैमिली बन जाएं, काश मेरी मॉम भी आंटी रुआन होती। सब लोग कहते हैं कि अपनी मॉम के सामने ये सी बातें कर रहा है, इसकी मॉम की कोई इज्जत नहीं है क्या। तब किन उससे बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। जिलिन कहता है कि आप भी तो यही चाहते हो, वरना आपके स्टडी रूम में सिर्फ आंटी की फोटो क्यों लगी है। तब वैन सोचती है तो अच्छा अब पता चला, इसलिए किन मुझे कभी स्टडी रूम में जाने नहीं देता था। रुआन उसके पास आकर बोलती है कि मुझे पता है तुमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करे, जिलिन चाहता है कि मैं उसकी मॉम बनूं। तुम सच में बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारा खुद का बेटा भी तुम्हें नहीं चाहता। फिर वो गिरने का नाटक करती है। तभी जिलिन अपनी मॉम को धक्का देकर उसको उठाता है। वो कहता है कि आंटी की उंगली में तो चोट लग गई है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वही दूसरी तरह सर पर चोट लगने की वजह से वैन भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाती है। तभी किन उससे बोलता है कि तुम्हारा और रुआन का ब्लड ग्रुप सेम है, उसकी बीमारी की वजह से उसका ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तुम मेरे साथ चलो। डॉक्टर कहते हैं कि उनके हाथ में तो बस हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन तुम्हारी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी जान जाते जाते बची है। ऐसे में तुम उनसे ब्लड डोनेट करने के लिए कैसे कह सकते हो। किन बोलता है कि वो तो बस गिर गई थी, वो इतनी सीरियस नहीं है। वैन कहती है तो तुम दोनों की नजर में मेरी चोट से छोटी सी है, ताकि तुम लोगों की प्यारी आंटी बच जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। किन कहता है कि अभी जेलसी का टाइम नहीं है, तुम्हारी वजह से ही वो हर्ट हुई है। वैन जिलिन से कहती है कि और मेरा क्या, तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा है, मैं भी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकली हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए। उसका बेटा कहता है कि आंटी को पेन से बहुत ही डर लगता है, प्लीज थोड़ा सा सह लो, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा ब्लड चाहिए। तब वैन कहती है कि मैं रुआन को ब्लड नहीं दूंगी। उसका हस्बैंड कहता है कि ड्रामा बंद करो और मेरे साथ चलो। तभी वैन वहाँ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो किन उसका ब्लड ले चुका होता है। वो उससे कहती है क्या तुम इंसान भी हो, मैंने साफ मना किया था फिर भी तुमने मेरा ब्लड ले लिया अपनी प्यारी रुआन को बचाने के लिए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं बेहोश हूँ या मर जाऊँ। किन कहता है कि सॉरी, तुम्हें जो चाहिए है मैं दे दूंगा। वैन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो कभी मुझे मिला ही नहीं। तभी जिलिन अपने डैड से कहता है कि आंटी को होश आ गया, जल्दी चलो उनसे मिलने चलते हैं, और वो उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। रुआन किन से कहती है कि उसका नेकलेस हॉस्पिटल के वार्ड में रह गया। ये वही नेकलेस था जो किन ने उसे बर्थडे पर दिया था। बस फिर क्या था, किन बिना एक सेकंड सोचे उसके लिए नेकलेस लेने चला जाता है। रुआन वैन से कहती है कि 6 साल तक तुम किन पर कब्जा करके क्यों बैठी हो। वैन कहती है कि तुम्हारी रेस करवाने की वजह से ही उसका पैर टूट गया और तुम उस वक्त उसे छोड़कर भाग गई। तुमको पता भी है कि उसको ठीक करने में कितना टाइम लगा। रुआन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता है। वो मेरे लिए डॉग बनने को तैयार है, तो मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ। वैन कहती है कि तुम कितनी सेल्फिश हो। तब रुआन अचानक ड्रामा शुरू कर देती है। वो ऐसा दिखाती है कि जैसे वैन ने ही उसे मारा हो। तब किन और जिलिन बिना सच जाने सीधा वैन पर इल्जाम लगा देते हैं। वैन कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, चाहे तो सीसीटीवी चेक कर लो, लेकिन किसी को भी उसकी बात सुननी नहीं
होती। घर आके वैन एक वीडियो देखती है जिसमें जिलिन और किम मिलकर रुआन के लिए खाना बनाते हैं। जिस आदमी ने 6 साल में कभी अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं किया, वही आज रुआन को खुश करने में लगा था। वैन को एहसास होता है कि सच्चा प्यार हमेशा उसी इंसान को मिलता है जिसे प्यार की कमी नहीं होती। फिर वो अपने बेटे की पेंटिंग देखती है। उसका बेटा कहता है कि भले ही डैड आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। फिर वो उन सब गिफ्ट को जलाने लगती है जो सालों से अनओपन पड़े थे। उसने हर बर्थडे पर प्यार से गिफ्ट दिए, लेकिन किसी ने भी उनकी अहमियत नहीं समझी। उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसे ही वॉच देकर मुझे पटाने की कोशिश मत करो। तो कभी उसका बेटा कहता कि मुझे गेम खेलने दो, अब जाओ यहाँ से। वैन आखिरकार फैसला कर लेती है कि वो सब कुछ छोड़ देगी। वो उन यादों और गिफ्ट और इमोशन को जला देती है, क्योंकि जिस रिश्ते की किसी को जरूरत ही नहीं, उसे पकड़ कर रखने का भी कोई मतलब नहीं। 6 साल की शादी और आखिर में उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सूटकेस में सिमट जाती है। लेकिन तभी किन उसे रोक लेता है, क्योंकि आज रुआन की बर्थडे पार्टी थी। वो कहता है कि तुमने रुआन को पहले मारा था तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। वैन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तब जिलिन उसे लेक्चर देता है कि गलती करो तो अपॉलॉजी करनी पड़ती है। वैन कहती है कि ठीक है, पहले तुम लोग जाओ, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। तभी जिलिन ताना मारते हुए बोलता है कि इतना तैयार होने का क्या फायदा, वैसे भी आप आंटी जितनी सुंदर नहीं लग सकती। वैन कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो एक बर्थडे गिफ्ट देकर बोलती है कि इसे पार्टी में चला के देखना। धीरे धीरे किन को भी बेचैनी से होने लगती है। उसे याद आने लगता है कि वैन हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, उसने कभी भी खुद के लिए समय ही नहीं निकाला। अब उसके दिल में भी पहली बार वैन के लिए गिल्ट आने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने वैन को कभी समझा ही नहीं। पार्टी में सभी लोग रुआन को स्पेशल फील करवा रहे थे, वहीं केन बार बार गेट की तरफ देख रहा होता है। फिर बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है। सबके सामने रुआन एक्टिंग करती है कि वो पी फैमिली की वजह से ही कभी अकेली नहीं रही। फिर वो ये विश मांगती है कि किन जिलिन और वो हमेशा एक फैमिली बन जाए। जिलिन भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम बन जाएं। ये सुनते ही किन पहली बार अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हारी मॉम सिर्फ वैन है। रुआन कहती है तो मैं क्या हूँ। किन कहता है कि तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। फिर पार्टी में गिफ्ट्स की बारिश होती है। जिलिन रुआन को करोड़ों का रेयर कलेक्शन गिफ्ट करता है और किन भी उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है। उसने एक डिस्कवर प्लैनेट का नेमिंग राइट खरीद लिया था और उस प्लैनेट का नाम रुआन के नाम पर रख दिया। सब लोग कहते हैं कि इतना रोमांटिक गिफ्ट तो कोई तभी देता है जब वो किसी सच में प्यार करता हो। रुआन अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि किन अब उसका ही है। लेकिन तभी किन उसे गिफ्ट देकर बोलता है कि ये वैन की तरफ से है, जिसमें से एक कैसेट निकलती है। तभी वहाँ वो वीडियो प्ले होता है जिसमें हॉस्पिटल की असली सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। वीडियो देखते ही सब लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि रुआन का असली फेस सबके सामने आ जाता है। किन उससे कहता है तो तुम्हारी नजरों में मैं एक कुत्ता हूँ, मैं तुमको कभी जान नहीं पाया। उसे समझ आता है कि उसने अपनी वाइफ को कितना गलत समझा और रुआन की झूठ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। जिलिन रुआन से कहता है कि तुम बुरी हो, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। रुआन कहती है कि ये फेक वीडियो है। तब किन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैं कितना बेवकूफ था। जिलिन भी रुआन से नफरत करने लगता है और बोलता है कि उसने उन दोनों को अपनी मॉम के खिलाफ भड़काया। तब रुआन जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम माँ बेटे दोनों मेरे झूठ पर नाचते रहे, बिना सच जाने ही अपनी मॉम से नफरत करने लगे। वो किन से कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारी मैरिज पार्टनर है और उस घर की नैनी है। अगर तुम लोग बेवकूफ हो तो इसमें मेरी क्या गलती। तब जिलिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। जब वो बाहर आते हैं तो एक कुरियर वाला आता है। वो कहता है कि ये गिफ्ट आप लोगों के लिए वैन ने भेजा है। वो दोनों एक्साइट हो जाते हैं। जिलिन बोलता है कि मॉम हमसे नाराज नहीं है, तभी तो उन्होंने गिफ्ट भेजे हैं। किन की आंखें भी भर आती हैं। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, मैं कितना बेवकूफ था। लेकिन तभी कुरियर के अंदर से डिवोर्स के पेपर निकल आते हैं, जिसमें साफ लिखा था कि वैन अपनी मर्जी से डिवोर्स ले रही है। वो प्रॉपर्टी और बच्चों की कस्टडी भी छोड़ रही है। ये पढ़ते ही किन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि इम्पॉसिबल नहीं है, वैन मुझसे इतना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकती। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि वैन हमेशा उससे कहती
थी कि चाहे तुम मुझसे प्यार नहीं करते लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर उसे 6 साल पुराना अग्रीमेंट याद आता है जिसमें लिखा था कि अगर वैन चाहे तो कभी वीडियोस ले सकती है। किन घबरा जाता है। वो कहता है कि अग्रीमेंट तो 6 साल पुराना है। तब उसका बेटा उससे पूछता है कि मॉम हमें सच में छोड़कर चली गई। वो बॉक्स खोलता है जिसमें वैन के छोड़े हुए डॉक्यूमेंट थे। अब दोनों बाप बेटे को एहसास हो जाता है कि वैन सच में हमेशा के लिए जा चुकी है। बच्चा रोते हुए कहता है कि मॉम मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस प्लीज वापस आ जाओ। तब केन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वैन हमसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर वापस आएगी, बस हमें उसे मनाना होगा। और इसी उम्मीद के साथ वो वैन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसके बाद मैट कहती है कि सर आप वापस आ गए। जिलियन कहता है कि तुम कौन हो और मेरी मॉम कहाँ है। मैट बोलती है कि मैं पुराने घर से आई हुई नैनी हूँ, मैडम ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनते ही उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। केन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह हर कमरे में उसे ढूंढने लगता है लेकिन पूरे घर में से उसके कपड़े और खालीपन बचा था। तभी बाहर की मैड एक फोटो लेकर आती है और कहती है कि आपकी शादी की फोटो बाहर कूड़े में से मिली है, क्या आपको अभी भी ये चाहिए। किन हैरान रह जाता है कि हमारी शादी की फोटो कूड़े में क्या कर रही है। वो उससे तुरंत फोटो छीन लेता है और कहता है कि किसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। जिल्लियन रोते हुए पूछता है कि क्या मम्मी हमें नहीं चाहती। तब किन उसे फोन लगाने लगता है लेकिन वैन ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होता है। मैट कहती है कि शायद मैडम की किसी दोस्त को पता हो कि वो कहाँ है। किन कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके दोस्त कौन है। 6 साल की शादी के बाद भी वो अपनी वाइफ को असली मायनों में जानता ही नहीं था। वो दर्द में बड़बड़ाता है कि वो मेरी जिंदगी में बिना पूछे आ गई थी और बिना बताए ही कैसे चली गई। फिर वो सीधे ग्रैंडपा के पास पहुंचता है और कहता है कि आपको पता है कि वो कहाँ गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम्हें याद आई है उसकी, मैंने पहले ही कहा था कि तुम और रुआन कभी साथ नहीं हो सकते। किन कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने पुराने प्यार को भूल चुका हूँ लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वैन से सच में प्यार करता हूँ, उसने मेरे लिए सब कुछ किया लेकिन मैंने कभी उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो। किन कहता है कि हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा पुराना रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था लेकिन मैं सिर्फ अपनी जिद में अटका रहा और उसी जिद ने मेरी पूरी फैमिली तोड़ दी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है वो कहाँ है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। किन कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मेरी वाइफ है। फिर वो हाथ जोड़कर रोने लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो मैंने कभी उसकी कदर नहीं की, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो एयरपोर्ट पर शायद तुम उसे आखिरी बार देख पाओ। अब दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचकर लोगों से फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं कि क्या आपने इस लड़की को देखा है। तभी एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट होती है कि होबर सिटी जाने वाली फ्लाइट के गेट बंद होने वाले हैं। उसी वक्त दूर से किनवैन को देख लेता है। वो अपने बेटे से कहता है कि जल्दी जाओ और उन्हें रोको। तब जिलने रोते हुए कहता है कि मॉम प्लीज मत जाइए, हमसे गलती हो गई। किन कहता है कि मैं सच में बदल जाऊंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। तब वैन उनकी आवाज सुनकर रुक जाती है लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द बचा था। उसे रियलाइज होता है कि लंबे समय तक मेरे दर्द की आदत भी इंसान के अंदर बच जाती है। फिर वो बिना पीछे देखे ही कहती है कि उम्मीद है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उसका बेटा जोर जोर से रोने लगता है। वो अपने डैड से कहता है कि आपने प्रॉमिस किया था कि वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। किरण अपने बेटे से कहता है कि मम्मी हमसे नाराज हैं, सब कुछ मेरी ही गलती थी, मैं कसम खाता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न जाना पड़े, मैं तुम्हारी मॉम को वापस लाऊंगा। कुछ समय बाद एक रिसर्च लैब में सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। मैनेजर बोलता है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है। एक साइंटिस्ट वैन से कहता है कि आप यहाँ सिर्फ 1 महीने में आई थी और पूरे प्रोजेक्ट को 2 साल आगे पहुँचा दिया। तभी एक आदमी फूलों का गुलदस्ता देकर वैन से कहता है ये फूल सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं है बल्कि इतने सालों बाद हमारी दोबारा मुलाकात के लिए भी है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे थे कि वो डब्बा हमें दे दो।
लड़का रोते हुए कहता है कि नहीं, ये मेरी मॉम की निशानी है। तभी वैन वहां आ जाती है और कहती है कि उसे परेशान मत करो। तब बदमाश बच्चे उसे धमकाते हैं कि ज्यादा हीरो मत बनो, लेकिन वैन बिल्कुल भी नहीं डरती। वो लड़के का सामान वापस दिलवाती है और हान से कहती है कि डरो मत, मेरा नाम वैन है, अगर कोई फिर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। तब हान उससे अपना खाना भी शेयर करता है। फिर वो दोनों इंद्रधनुष देखकर साथ में विश मांगते हैं। वैन कहती है कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और एक दिन बड़ी इंसान बनूंगी, ताकि जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। हान कहता है कि मेरी भी यही विश है। प्रेजेंट में वो कहती है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम वो रोने वाले लड़के हो। हान कहता है कि बस मेरा और मजाक मत उड़ाओ। इसके बाद सब लोग डिनर करके बाहर निकलते हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि मुझे याद आया, लैब का डाटा अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। दूसरी लड़की बहाना बनाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे लेने आ चुका है, आज मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। एक एक करके सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। हानमैन से कहता है कि आज तुमको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम आखिरकार अपनी असली जिंदगी में वापस लौट आई हो, उस इंसान से बिल्कुल अलग जो किसी दर्द भरे रिश्ते में फंसकर धीरे धीरे अपनी चमक खो रही थी। फिर इस बार वो अपने दिल की सारी बातें कहने का फैसला कर चुका था। वो कहता है कि ये सच है, मैं इन सभी सालों में हमेशा दूर से तुमको देखता रहा। जिस साल मुझे नई फैमिली ने गोद लिया था, उसके बाद से ही मैं लगातार तुम्हारे बारे में पता करता रहा, लेकिन जब मैंने तुमको ढूंढा तब तक तुम्हारी शादी किनसे हो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई, इसलिए मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल देने की हिम्मत नहीं की। मैं सिर्फ दूर से तुमको देखता रहा, लेकिन इन 6 सालों में मैंने तुम्हारे आंखों की रोशनी को धीरे धीरे खत्म होते देखा है। मुझे खुद से नफरत होती थी कि काश मैं तुमको पहले ढूंढ पाता। ये बातें मैंने बहुत सालों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी और आज मैं सब कह देना चाहता हूँ। तुमने जिंदगी में क्या झेला, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारा बच्चा हुआ, इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। वैन कहती है कि तुम अभी यंग हो, तुम जानते हो ना मेरा अभी भी डिवोर्स हुआ है। हान कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर चाहो तो मुझे रिजेक्ट भी कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे कम से कम अपने पास रहने दो, एक दोस्त बनकर या फिर उस इंसान की तरह जो हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। तभी पीछे से केन उससे कहता है कि आदमी कौन है। वह मुड़ते ही चौंक जाती है। वो गुस्से में कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब मेरी जिंदगी का तुमसे कोई लेना देना नहीं। केन कहता है क्या इस आदमी की वजह से ही तुमने मुझे और अपने बेटे को छोड़ दिया। वैन कहती है कि तुम मुझसे किस हक से सवाल कर रहे हो, उस पति के हक से जिसने शादी वाले दिन ही मुझे डिवोर्स के पेपर थमा दिए थे, या फिर उस इंसान की तरह जिसने मुझे 6 सालों तक सिर्फ एक नौकरानी समझा। किन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही सारा सच बता दिया था, तुम ही तो कहती थी कि तुम हमेशा मेरा इंतजार करोगी। क्या हमारे वो 6 साल इस आदमी के साथ बिताए हुए 1 महीने से भी कम थे। वैन कहती है कि आज मैं किसके साथ रहूं ये मेरा फैसला है, तुम्हें इससे क्या मतलब। किंग कहता है तो फिर हमारे वो 6 साल क्या थे। वैन कहती है तो बताओ, जब रुआन वापस आई तब वो क्या था। वो अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, फिर भी तुम्हारे दिल में हमेशा रुआन ही क्यों थी। चिल्ड्रन कहता है कि मुझसे गलती हो गई। फिर वो अपनी बनाई हुई ड्राइंग उसको दिखाता है और कहता है कि हमारी फैमिली फोटो है, अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। किन बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मैं और मेरा बेटा दोनों रुआन के पीछे अंधे हो गए थे। वैन बोलती है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, हर चीज हमेशा तुम्हें बिना शर्त नहीं मिलती, कुछ चीजें एक बार खो जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। हान कहता है कि तुम अभी तक पास को पकड़कर क्यों बैठे हो, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसके फैसले की इज्जत करो। तब किंग गुस्से में उसे पंच मार देता है। वैन कहती है कि बस करो, क्या तुम्हें सिर्फ मारना ही आता है। किन बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ और हमारी फैमिली फिर से जोड़ना चाहता हूँ। वैन बोलती है कि जब तुमने रुआन के लिए मुझे हर्ट किया था उसी दिन से ये फैमिली टूट चुकी थी, अब तुम्हारे कुछ आंसू या माफी के शब्द मेरे 6 सालों के जख्म नहीं भर सकते। किन बोलता है कि मैं सेल्फिश था, मेरी जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो, मुझे मार लो, लेकिन प्लीज हमारे बीते हुए सालों को पूरी तरह मत मिटाओ। तर्जुमे दिखाते हैं कि वैन उसे दोबारा चलने के लिए मोटिवेट करती है और उसकी अच्छी लाइफ के लिए रोज दुआ मांगती है। जब उनका बेटा होता है तो उसे सबसे पहले डैड का नाम बोलना सिखाती है। तब प्रेजेंट में वैन उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है, लेकिन किन फिर भी हार नहीं मानता। वो वैन
की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने वैन को फूल देकर अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। वो कहता है कि एक बार फिर से उसे जानने का मौका दे, सिर्फ अपनी वाइफ की तरह नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर और साइंटिस्ट की तरह। लेकिन कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग उसकी हरकत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हान कहता है कि ये कोई पर्सनल ड्रामा करने की जगह नहीं है। वैन ने इस रिसर्च के लिए बहुत ही मेहनत की है और तुम्हारे इस इमोशनल तमाशे की वजह से लोग उसकी रिसर्च को भूलकर सिर्फ तुम्हारे कन्फेशन की बातें करेंगे। ये सुनकर किन को अपनी गलती का एहसास होता है, वो तुरंत माफी मांगने लगता है और कहता है कि अगर वैन चाहे तो वो उसके नाम पर दुनिया का बेस्ट लाइब्रेरी बना देगा, बस वो उससे नाराज ना हो। लेकिन वैन उसकी बात ठुकरा देती है। वो कहती है कि उसकी सक्सेस किसी के पैसों या सपोर्ट की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और उसकी टीम की डेडिकेशन की वजह से है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद भी किन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो वैन का हाथ पकड़कर बोलता है कि प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, मैं सच में बदलना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहता। वैन कहती है कि अगर तुमने दोबारा जबरदस्ती की तो मैं तुम पर लीगल एक्शन लेने से नहीं डरूंगी। ये सुनकर किन टूट जाता है। वो पूछता है कि तुमने कभी मुझसे सच में प्यार भी किया था। तब वैन उसे फाइनली सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि उनकी शादी प्यार नहीं बल्कि एक अग्रीमेंट थी। पी फैमिली ने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी, एक ऑर्फनेज की लड़की को डॉक्टर बनाने का मौका दिया था। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए उसने किन से शादी की, उसके बच्चे को जन्म दिया और 6 साल तक उसकी वाइफ बनकर रही। उस अग्रीमेंट की ड्यूरेशन भी सिर्फ 6 साल की थी और अब वो वक्त खत्म हो चुका है। ये सब सुनकर किन की दुनिया ही हिल जाती है। उसे सच में यकीन ही नहीं होता कि जिस प्यार को वो सच मानता था वो असल में एक जिम्मेदारी थी। वैन हान से कहती है क्या मैंने उसे बताकर गलत किया। हान कहता है कि तुमने अपनी तरफ से सब कुछ किया था, तुम्हारे इमोशन फेक नहीं थे, तुमने जितना सहा और जितना सेक्रीफाइस किया वो सब कुछ रियल था। दूसरी तरफ किन अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या सच में उसकी शादी अग्रीमेंट थी। ग्रैंडपा भी मान लेते हैं कि वैन ने जो कुछ भी किया सिर्फ पी फैमिली के एहसान चुकाने के लिए किया था और अब जब उसने सारी सच्चाई बता दी है तो इसका मतलब है कि वो दिल से सब कुछ छोड़ चुकी है। लेकिन किन के लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। वो कहता है कि अब मैं उसे सच में प्यार करने लगा हूँ। वो उसके 6 सालों के हर दर्द और आंसू का बदला चुकाना चाहता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि प्यार कभी किसी को हर्ट करने का रीजन नहीं हो सकता। अगर किसी का प्यार सिर्फ दर्द और प्रेशर दे तो प्यार नहीं बल्कि सेल्फिशनेस होती है। किसी को भी फोर्स करके वापस पाना भी गलत है। इसके बाद हान फाइनली अपनी दिल की फीलिंग वैन के सामने रख देता है। वो कहता है कि बचपन के ऑर्फनेज वाले दिन उसे आज भी याद हैं, जब सब उसे डराते थे तब तुम ही थी जो सबके सामने खड़ी हो जाती थी। उस दिन के बाद से मेरे दिल में सिर्फ एक ही विश थी कि एक दिन तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। और आज जब मैं तुम्हें स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ चमकते हुए देखता हूँ, वो भी तुम्हारा फेवरेट काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खुश इंसान हो। मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी असली खुशी चाहिए। फिर वो रिंग निकाल कर बोलता है कि शायद मैं तुम्हारे डिफिकल्ट पास्ट में तुम्हारे साथ नहीं चल पाया, लेकिन फ्यूचर के हर एक दिन में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब कभी तुम्हें किसी के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, ना कभी किसी का रिप्लेसमेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी असली आइडेंटिटी के लिए प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? तभी किनमैन से कहता है कि जिनलिन को किडनैप कर लिया गया है, किडनैपर ने स्पेशली तुमको बुलाया था। सबको शक तब लगता है जब पता चलता है कि इसके पीछे रुआन है। वो पूरी तरह जेलसी में पागल हो चुकी थी। वो वैन और पी फैमिली को ब्लेम करते हुए कहती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन वैन उसे समझाती है कि उसकी हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार है। तब रुआन कंडीशन रखती है कि उसे सिर्फ जान के बदले जान चाहिए। वैन कहती है कि प्लीज जिनलिन को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर रुआन उस पर अटैक करती है। बट अचानक किन वैन के सामने आकर उसके लिए वार सह लेता है। किन वैन से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऑब्सेशन को ही प्यार समझा, लेकिन आखिर में मुझे समझ आया कि असली प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करने लगा था। इसके बाद जिलिन कोमा में चला जाता है और उसके डैड की डेथ हो जाती है। वैन किन की ग्रेव के पास आकर बोलती है कि पहले वो किन को ब्लेम करती थी, उसकी सेल्फिशनेस और इग्नोरेंस की वजह से उसकी जिंदगी एक जोक बनकर रह गई थी। लेकिन जब उसने अपनी जान देकर उसके बेटे और उसके प्रोटेक्शन की, तब उसकी सारी कंप्लेन धीरे धीरे खत्म हो गई। वो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जिलिन का ख्याल रखूंगी और जब वो होश में आएगा तब मैं उसे बताऊंगी कि उसके फादर ने अपनी जान
लेकर उसकी और उसकी मॉम की प्रोटेक्शन की। और इसी इमोशनल गुड बाय के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।